बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में मैं चंद वीडियो क्लिप्स चला के कुछ पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ और कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप के हवाले से। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कैसा भूख हड़ताली कैंप है, बल्कि आज मैं जंग अखबार में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, मजाक उड़ाया गया था और लिखा था कि ये ज़ोहराने से इशाइये तक का भूख हड़ताली कैंप है। यानी ज़ोहर का खाना खा के, दोपहर का खाना खा के और रात के खाने से पहले पहले ये भूख हड़ताली कैंप ख़त्म कर दिया जाता है और बड़ा ये नाम का भूख हड़ताली कैंप है, इसका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन ये भूख हड़ताली कैंप लगाना, क्या ये सही फ़ैसला है या गलत फ़ैसला है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और उसके लिए मैं कुछ आपको पहले तो क्लिप दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। देखिए, एक तो शेख वकास अकरम से आज हमने सवाल किया, हमारी टीम ने सवाल किया और पूछा कि क्या आपने खाना खाया है, क्या आप खाना खा कर आए हैं। यानी ज़ाहिर है हमने इसलिए पूछा कि जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये क्या वाकई ये खाना पेट भर के खा के आ जाते हैं और आके फिर बैठ जाते हैं। लेकिन बड़े दर्द दिल के साथ और जिस तरह से शेख वकास अकरम ने कहा, कतई वो झूठ नहीं लगता और वो दुरुस्त मालूम हो रहा था। क्या जवाब दिया शेख वकास अकरम ने इस सवाल का कि आप खाना खा के आए हैं, ज़रा सुन लीजिए। आप खाना खा के आए हैं? महसूस कर रहे हैं? शेख साहब खाना खा के आए हैं? नहीं, मैं नहीं खाना खा के आया। बेशक ये 3 से 8 बजे किया है, मगर मैंने तहिया किया है कि मैं 12 घंटे भूखा रहूँगा और मेरी हड़ताल तो सुबह से शुरू हो जाती है। इस मकासद क्या है इसके मकासद है कि ये जो एक बेशर्मी से क्रैकडाउन हो रहा है हमारे MNAs, हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़, जो नाजायज़ गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं हमारी वर्कर ख़वातीन के ख़िलाफ़, और हमारे हलकों में जो हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। हमारा सेंट्रल ऑफिस जो है उस पर पुलिस का कब्ज़ा, उधर से बच्चे बच्चियाँ उठाए गए, रऊफ़ साहब को गिरफ़्तार किया गया, खान साहब और खान साहब की बेगम साहिबा की जो है नाजायज़ केसेस के अंदर गिरफ़्तारी, बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ़्तारी। ये तमाम फस्तायत, बेहूदगी, बेगैरती, जुल्म, इनजस्टिस, इसके ख़िलाफ़ पंजाबी ये समझते हो, साथ किसी का प्यो भी पाबंदी नहीं ला सकता। अब देखें, शेख वकास अकरम साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये अलामती है, वैसे तो अगर खाना खा के भी आऊँ तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने ये तय किया है कि 12 घंटे कम से कम भूखे रहना और 12 घंटे में भूखा रहूँगा ताकि वाकई ये भूख हड़ताली कैंप हो और मैं खाना खाकर नहीं आया। एक तो ये बात है। दूसरा, जब ये सवाल गौहर अयूब खान साहब से पूछा गया कि आपने ये क्यों दिया है, भूख हड़ताली कैंप क्यों लगाया है, तो उनका कहना यह था कि इमरान खान ने चूँकि भूख हड़ताल करने का फ़ैसला कर लिया था, हमने उनके आगे हाथ जोड़े कहा कि आप भूख हड़ताली कैंप, आप भूख हड़ताल ना करें, हम उसकी जगह पर कैंप लगाते हैं, हम शुरू करते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम आपको इसमें शामिल करेंगे। लेकिन हम पहले अलामती शुरू करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो असल भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर आप कीजिएगा। तो इस पर उमर अयूब साहब ने क्या कहा है, ज़रा ये भी सुन लें। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मैं मुलाकात करने के लिए गया था, वहाँ पे उन्होंने कहा जी मैं भूख हड़ताल के लिए जाना चाह रहा हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब आप नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे। और उसी के सिलसिले में हमने ये शुरू किया है। और जिस वक्त इस वक्त अलामती या टोकन भूख हड़ताल कैंप है, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कॉल देंगे फिर हम लोग पूरे मुल्क में करेंगे इंशाल्लाह। और तो ये बेसिकली इस भूख हड़ताली कैंप का एक नुक्ता जो हमारे सामने आता है वो ये है, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को हमने भूख हड़ताल से रोकने के लिए ये किया है, ये उनका मौक़िफ़ है, नुक्ता नज़र है। अब इन सारे पॉइंट्स पर मैं अपनी राय देता हूँ। दूसरी बात ये है कि एक बात अली मोहम्मद खान साहब ने बहुत अच्छी की है, मैं समझता हूँ बहुत संजीदा बात की है। और एक क्या कहना चाहिए कि एक कौमों की ज़िंदगी के लिए एक अहम नुक्ता जो होता है उस पर उन्होंने बात किया। देखें ना, आप फ़र्ज़ करें चाइना की ज़िंदगी से माओ ज़ेडुंग को निकाल दें, तो माओ ज़ेडुंग के निकालें तो चाइना में क्या बचता है पीछे। मलेशिया की जो रिसेंट पास्ट है, जो पिछले 30 साल में, उसमें से आप अगर महातीर मोहम्मद को निकाल दें तो पीछे क्या बचता है। और इसी तरह से अब साउथ अफ्रीका में से नेल्सन मंडेला को निकाल दें तो क्या बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अफराद अहम होते हैं, फ़र्द अहम होता है, एक लीडर अहम होता है। कौन सा लीडर कौम की तकदीर बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अली मोहम्मद खान साहब का मानना यह है कि एक शख्स जो 70 साल का हो गया है और उसने ज़ाहिर है आगे कितना जीना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक शख्स जिसको कौम ने अपना हीरो बनाया है, जिस पर कौम ने ट्रस्ट किया है और वो सर्व करना चाहता है, उसे मौका दे दें तो क्या हर्ज है। यानी आप एक शख्स को, एक कौम को एक लीडर से ही महरूम कर दें तो वो जो चांस, फ़र्ज़ कीजिए 10% चांस है, फ़र्ज़ करें 20% चांस है,
वो जो चांस है कि एक लीडर परफॉर्म करेगा इस कौम के लिए, आप वो चांस भी ख़त्म कर रहे हैं उसको जेल में रख के। तो लीडर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए ज़रा अली मोहम्मद खान ने क्या कहा है। सिर्फ कौम का नहीं, उम्मत का लीडर जेल में है, ये उस कौम की बदकिस्मती है। कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, इस पे मियाँ साहब को, जरदारी साहब को और मुल्क के तमाम ज़िम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि एक एक करके हम अपने लीडरों का सफाया करते जा रहे हैं। कितने लियाकत अली ख़ान, कितने भुट्टो, कितने बेनज़ीर, ये सिस्टम हड़प करेगा तो इसको तसल्ली होगी। बस करें, अब हम अपने लीडर्स की हिफाजत करनी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। देखें 70 साल उस आदमी की उम्र है, कितनी कोई ज़िंदगी बाकी होगी, जितनी बाकी है उससे मुल्क के लिए काम लें। वो आपके एक ब्रांड है। हाँ इंसान है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो आपसे नहीं हुई, गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन कौम उसके पीछे खड़ी है, 25 करोड़ आवाम उसके पीछे खड़ी है, वोट उसने ले लिया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है 300 दिनों से बेगुनाह जेल में, आपने उस पर तोशाखाना किया, तोशाखाना ख़त्म, इद्दत किया ख़त्म, साइफर किया ख़त्म, रिज़र्व सीट्स हमारे हक़ में। इस वक्त कोई एक फ़ैसला मुझे बताएं बड़ा जिसमें वो सज़ा वार हों और जेल में बैठे हों। 300 दिनों से उम्मत के लीडर को आपने बेगुनाह जेल में ज़ंदान में डाला हुआ है। इसलिए आज सुबह मैंने ये बात की कि ये उम्मत का एक अलमिया है। उम्मत का अलमिया ये है कि कई सौ सालों से हम पे कहत रजाल है। खुदा खुदा करके कोई लीडर मिलता है, और जब लीडर मिलता है तो उसका अंजाम या ज़िंदान में होता है या फांसी घाट। जिंदा कौमें अपने लीडरों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और वो लीडर फिर उस कौम को आगे लेके जाते हैं। अगर अब आपने अली मोहम्मद खान की बात भी सुन ली, मैं इस नुक्ते पर आ जाता हूँ कि ये भूख हड़ताली कैंप जो लगा है ये सही है या गलत है, ये मजाक बना रहे हैं या वाकई इसमें कोई सब्सटेंस है। देखिए मेरी इस पर राय है कि एक ऐसे हालात में जब तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज नहीं कर पा रही, एक ऐसे वक्त में कि जब क्रैकडाउन हो जाता है, कारकुनान उठा लिए जाते हैं। देखिए ये आसान नहीं है। हम तनकीद तो करते हैं कि जी पीटीआई जलसा नहीं कर रही, पीटीआई जो है वो ये एक दिन के लिए मार खानी हो तो पीटीआई जलसा भी कर ले। अभी इस वक्त चल ये रहा है कि जो भी कारकुनान एक जलसे के इंतजामात के लिए जो है वो एक्टिव होते हैं उन पर 10-10 FIR हो जाती हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो कोई आखिर वो भी सोसाइटी के फ़र्द हैं, कैसे कर सकता है एक शख्स के वो अपनी गिरफ्तार, मतलब वो अगर एक पार्टी के 50 बंदों को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, 10-10 मुकदमे बना लें तो जाहिर है पार्टी के ऊपर मज़ीद बोझ आएगा। तो इन हालात में अगर वो जलसे नहीं कर पा रहे और उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपको पूरी मीडिया कवरेज मिल रही है, आपका पूरा बयानिया जा रहा है, शानदाना गुलजार बैठी हैं वो बात कर रही हैं, शेख वकास बैठे हैं बात कर रहे हैं, साहिबजादा हामिदा बैठे हैं बात कर रहे हैं, असद कैसर बैठे हैं, तमाम मीडिया को दस्तयाब है, मीडिया से बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया से बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक जो नुक्ता नज़र है वो बड़े पैमाने पर पार्टी का फैल रहा है, पहुंच रहा है। तो मेरे ख्याल में एक स्मार्ट मूव है, मेरे ख्याल में एक दुरुस्त फैसला है, मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में एक अच्छा कदम है। अब ये कहना कि ये भूखे नहीं रह रहे, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते नहीं खाते, इसका किसको फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है हर चीज़ की स्टेजेस होती हैं, ये स्टेज अभी आई भी नहीं है। इस स्टेज पर अगर भूख हड़ताल करके बैठ जाएँ और भूखे होकर बैठ जाएँ यहाँ पर 24 घंटे का धरना देके, तो मेरा ख्याल है शायद अभी वो वक्त नहीं आया। हाँ वक्त आए तो शायद किया भी जा सकता है, लेकिन बहरहाल कुर्बानी उतनी ही देनी चाहिए जितनी वक्त का तकाजा हो। कुछ लोग समय हो सकता है सोच रहे हों कि भाई इमरान खान को रिहा कराने के लिए हर हाल में जो है वो एक जो है वो कैंप लगाना चाहिए या भूख हड़ताल करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस एक्सटेंट पर नहीं लेकर जाना चाहिए जहां पर आपके इस भूख हड़ताली कैंप के ऊपर भी क्रैकडाउन हो जाए। तो बहरहाल देखने का मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने इस वक्त दुरुस्त ऑप्शन का इस्तेमाल किया है और वो सही समत में गामज़न है। जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने न्यूयॉर्क बार से ख़िताब किया है। न्यूयॉर्क बार से ख़िताब करते हुए उन्होंने एक चीज़ की वजाहत की है, और वजाहत करने से लगता है कि शायद उनको इस बात का ख़्याल है कि किस तरह से उन्होंने उस रात को जो अदालतें खोली थी, तहरीक इंसाफ के लोगों को या कौम के एक बड़े एक हल्के को शिकवा है कि उस रात को अदालतें खोल दी गई थी, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने वालों की मदद की गई थी। लेकिन उसकी वजाहत उन्होंने की। अब आप इस वजाहत को मानें या ना मानें, इसको कबूल करें या ना करें, लेकिन बहरहाल जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने इसकी वजाहत की है। सुन लीजिए ज़रा। I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, courts remain open. I wish they were open on 5th of July
when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the constitution or not. तो अब जस्टिस तमिलनाडु साहब कह रहे हैं कि उस रात को अदालतें इसलिए खोली गई थी कि मार्शल लॉ का ख़तरा था, और मार्शल लॉ के ख़तरे के पेश नज़र ये खोली गई, यानी कि अगर मार्शल लॉ लग रहा होता तो फिर अदालतें उसके हवाले से अपना बयान जारी करती या अपना ऑर्डर पास करती और उस मार्शल लॉ को ख़त्म करने का या उसको रोकने का के लिए रास्ता इख्तियार करती। और उन्होंने कहा कि काश के परवेज़ मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया था तब भी अदालतें रात को खुली होती, और ज़ियाउल हक ने जब लगाया था तो तब भी खुली होती। अब इसको दो अंदाज में देखा जा सकता है। एक तो ये है कि उन्होंने नेक नीयती के साथ ये काम किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुरा लगा या उनको लगा कि उनके ख़िलाफ़ ये किया गया है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि काजी के जस्टिस तमिलनाडु साहब जो है वो अपने उस एक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे भी चाहें इसको देख सकते हैं, आप जैसे भी चाहें इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जस्टिस तमिलनाडु साहब ने इसकी वजाहत की है। दूसरा जो ख़तरनाक बात है, उन्होंने नून लीग के हवाले से बगैर नाम लिए की है। उन्होंने कहा कि मैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या दीगर मामलात पर जिसको किसी से रिलीफ नहीं मिलता था वो मुझसे आकर रिलीफ लिया करता था और मेरी तारीफ़ किया करता था। आज जब उनको लगता है कि मैं दूसरी साइड पे खड़ा हो गया हूँ तो मैंने जब एक नोट लिखा तो मेरे नोट लिखने के बाद मेरे 2 बेटों का डेटा सरकारी जो इदारे हैं उनसे निकलवा कर पब्लिक कर दिया और मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मगर जज का यही एक इम्तहान होता है कि वो हर हाल में, यानी कोई इसका कभी मुखालिफ हो कभी उसका हक में हो, तो उसको खड़े रहना होता है। ये वैसे नून लीग का वतीरा रहा है कि जब एक जज से उनको फ़ायदा मिल रहा हो तो उसकी बल्ले बल्ले कर देते हैं, और जब एक जज से ख़िलाफ़ फैसला आ जाए तो वो उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखिएगा काजी फ़ैसा के ख़िलाफ़ मुहिम तो नहीं चल रही, जस्टिस मंसूर और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है, लेकिन अगर काजी फ़ैसा से शिकवा नून लीग को ज़रूर है, और अगर इस तरह का एक आध फैसला और उनकी तरफ से आ गया, जो कि नहीं आएगा वैसे, लेकिन अगर आ गया तो नून लीग काजी फ़ैसा के ख़िलाफ़ भी मुहिम शुरू कर सकती है। हमने माजी में इस तरह की कई चीज़ें देखी हैं कि फ़ौरन 1 मिनट में जज के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर देते हैं। सुनिए ज़रा उन्होंने अपने ऊपर गुजरने वाली जो बिपता है या रुदाद है वो कैसे बयान किया तमिलनाडु साहब ने, ये भी सुन लें। I wrote a note. The personal data of my 2 sons was put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges. Wonderful thing is that those who used to propagate against me till 2022, they came on this side of the rostrum and the other side was then on this side. Today there is a different propaganda from those who benefited from Islamabad High Court when no other High Court was giving relief. But that again is a test of a judge. अब वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, मेरे बच्चों का डेटा डाला गया, और उस वक्त जो रोस्टम के इस साइड पे खड़े थे वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे, आज वो उस साइड पे आ गए हैं तो मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। तो ये जज का टेस्ट होता है। तो ये जस्टिस तमिलनाडु साहब ने कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इसमें अब एक दिलचस्प पहलू ये है कि सेनेट की कायमा कमेटी में इस पर बात हुई है कि जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए। ज़ाहिर है ये हुकूमत को सूट करता है कि काजी फ़ैसल साहब और जो इस वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं वो अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ करके अपनी मर्ज़ी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएँ और अपनी तादाद को अक्सरियत में बदलें, ताकि हसास नौइयत के जो फ़ैसले हैं उसमें जजेस की जो अक्सरियत है वो मौजूदा हुकूमत की फेवर में खड़ी हो सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो सेनेट के अंदर ये तजवीज़ मूव की गई है, जो मूवर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून है, फौजिया अरशद गालिबन उनका नाम है, फौजिया उनका नाम है, और वो ख़ातून जो हैं उनकी तरफ से मूव की गई है। हालांकि हामिद ख़ान साहब जो हैं वो भी मेंबर हैं कमेटी के और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
क्या यानी उसके अंदर अपने अंदर कंसेंसस नहीं है इस मामले पर। और मेरा ख्याल है कि फौजिया नामी खातून जो हैं उनसे पूछना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने किसकी मर्ज़ी से ये पेश की है, या फिर तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उसको सपोर्ट कर रही है। तो अपनी पोजीशन को इस सिलसिले में वाज़ेह करना चाहिए पीटीआई को कि जजेस की तादाद को बढ़ाना इस वक्त पीटीआई की ख्वाहिश है या नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।